विद्यार्थियों, आज हम विचार करेंगे आदिकाल के प्रमुख ग्रंथों के बारे में। आदिकाल की रचनाएं प्राय 3 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला स्रोत हम राज की पुस्तकालयों से, जैसे आमेर के शास्त्र भंडार से प्राप्त अपभ्रंश की पुस्तकें, बीकानेर, जयपुर इत्यादि राज्यों में पुस्तकालयों से कुछ आदिकालीन ग्रंथों की मूल प्रतियां मिली है। दूसरा जो स्रोत है वह संगठित धर्म संप्रदाय के आश्रय पाकर कई मंदिरों में और मठों के अंदर भी पुस्तकें मिली है। इस कोटि की वे रचनाएं आती है जो जैन शास्त्र भंडारों और बौद्ध मठों में सुरक्षित रही। जैन शास्त्र भंडारों से 3 प्रकार की रचनाएं प्राप्त होती है। एक तो जैन कवियों द्वारा धार्मिक आधार भूमि को लेकर चलने वाली परिनिष्ठित अपभ्रंश की रचनाएं, दूसरी लौकिक रस संबंधी रचनाएं और तीसरी जैन कवियों की अपभ्रंश रचनाएं। तीसरी परंपरा लोक परंपरा में सुरक्षित। इस कोटि में वे रचनाएं आती है जिनका संरक्षण देश की राजनीतिक परिस्थितियों के कारण अवनति को प्राप्त और अशांति के केंद्र स्थल से न हो सका और केवल जनता के प्रेम और प्रोत्साहन को पाकर लोक परंपरा में बहती रही। इस रचनाओं का मूल रूप बहुत विकृत हो चुका है। कुछ रचनाएं तो अपने मूल रूप से पूर्णतः खो चुकी है, विकृत हो चुकी है, जैसे परमाद्रासोर। इस कोटि की रचनाएं लोक भाषा में रची गई। बौद्ध धर्म के आश्रय में जिन रचनाओं का रक्षण हुआ उनका परिचय प्रवृत्ति साहित्य में उनके खंडन मंडन में मिलता है। आदिकाल में बौद्ध सिद्ध और नाथ संप्रदाय, सिद्ध और योगियों की रचनाओं में तंत्र मंत्र की साधना पर बहुत जोर दिया गया था। वज्रयान और महायान में इसी तरह की साधना का प्राधान्य था। इन सिद्धों के साहित्य का परिचय प्रवर्ती काल में एक तो सूफी कवियों की कथाओं में नाना प्रकार की सिद्धियों का आकार में मिलता है और दूसरे सगुण और निर्गुण भक्त कवियों की रचनाओं में खंडनों और आख्यानों के रूप में भी प्राप्त होता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचनाओं में दो श्रेणियों में बांटा है। एक तो जैन भंडारों से सुरक्षित और अधिकांश में जैन प्रभावापन्न परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश की रचनाएं, और दूसरी लोक परंपरा में बहती आने वाली मूल रूप से अत्यंत भिन्न होती हुई लोक भाषा की रचनाएं। प्रथम श्रेणी में हेमचंद्र का व्याकरण, मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि, राजशेखर का शब्दकोश में संग्रहित दोहे, अब्दुल रहमान का संदेश रासक और लक्ष्मीधर के प्राकृतिक पेंगलम में उद्धृत लोक भाषा के छंद हैं। इन हमको प्रमाणित रचनाएं कह सकते हैं। दूसरी श्रेणी में पृथ्वीराज रासो और परमार रासो आदि रचनाएं हैं जिनके मूल रूप से परिवर्तित और विकृत हो चुके हैं। हम इनको संदिग्ध ग्रंथ कह सकते हैं। इनमें मुख्य रूप से हेमचंद्र का व्याकरण अपभ्रंश का व्याकरण है। इस व्याकरण में पूर्ण करने का समय तो पता नहीं, विक्रम संवत 1195 के आसपास माना जाता है। अपभ्रंश का विकास प्राकृतिक परंपराओं से हुआ। हेमचंद्र के समय में प्राकृत का व्याकरण भी विद्यमान था, अतः उन्होंने लिखा कि उन्होंने अपभ्रंश व्याकरण में इस प्रसंग में जो बातें छूट गई हो वे प्राकृत से समझ लेनी चाहिए और प्राकृत से ही न हो तो संस्कृत से में देखनी चाहिए। इस प्रकार इनका ये ग्रंथ काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा है मेरुतंग का चिंतामणि। ये ग्रंथ संस्कृत में रचित रचना ग्रंथ है जिसका 1361 में रचा गया। इसमें कई पुराने राजाओं के आख्यान और संस्कृत में संग्रहित है। इन्हीं आख्यानों के बीच में अपभ्रंश के प्राचीन और लोकप्रिय पद्य भी उद्धृत है। इस अपभ्रंश के पद्यों के कारण इस ग्रंथ को हिंदी के आदिकाल के साहित्यिक प्रवृत्ति को समझने में बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस अपभ्रंश में पद्यों में कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के हैं, और मुंज ने जब तेलंग देश पर चढ़ाई की थी तब वहाँ के राजा तेलब को बंदी बनाकर और रस्सियों से बांध करके अपने यहाँ लाया गया था। उनमें तेलब की बहन मरणावलती का प्रेम हो गया। उसी प्रसंग के दोहे इसमें है। पूरी कथा इसमें संग्रहित है। तीसरे ग्रंथ है अब्दुल रहमान का संदेश रासक। ये ग्रंथ आदिकालीन साहित्यिक प्रवृत्ति को समझने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। इसमें एक बहुत ही सुंदर प्रेम कहानी वीर देश मुल्तान के 11वीं शताब्दी के कवि अद्दमाना यानी अब्दुल रहमान ने लिखा है। इसमें 2 संस्कृत की टीकाएँ हैं, जिसमें एक टीका 14वीं शताब्दी में टीकाकार के कवि के मुंह से इस काव्य को सुनने के बाद में लिखी, और दूसरा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 11वीं सदी इनका जो रचना काल माना है। इनमें कईदों को उद्धृत करके ये 11वीं शताब्दी के आसपास का ही जान पड़ता है। तीसरा ग्रंथ है प्राकृतिक पेंगलम।
इस ग्रंथ का उदाहरण लोक भाषा के छंद है। इसके संकलनकर्ता लक्ष्मीधर है। इस ग्रंथ में जो रचनाएं उद्धृत है उसमें हम हिंदी के आदिकालीन साहित्य का स्वरूप देख सकते हैं। ये ग्रंथ प्रामाणिक है, इसीलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस ग्रंथ में संग्रहित कविताओं को देखने से एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि वह यह कि हिंदी के आदिकालीन साहित्य प्रवृत्तियों की दृष्टि से आदिकालीन नैवन भाषा की दृष्टि से भी नामकरण उपयुक्त ठहरता है। जहाँ तक साहित्यिक प्रवृत्तियों का संबंध है, हिंदी साहित्य के आदिकाल में पूर्ववर्ती अपभ्रंश के साहित्य की प्रवृत्तियों का बढ़ा भी दिखाई देता है। यही कारण है कि आदिकाल का साहित्य बहुत ही प्रौढ़ साहित्यिक प्रवृत्तियों का दर्शन कराता है। इसकी परंपरा पूर्ववर्ती साहित्यिक प्रयत्नों में मिलती है। और इसके बाद में जैन कवि धनपाल कृत भविष्यत्कार राहुल जी ने जैन कवि धनपाल की रचनाएं अपने संग्रह काव्यधारा में उद्धृत की है, जिसकी 10वीं शताब्दी जिसका रचनाकाल माना जाता है। उन्होंने इसकी भाषा को पुरानी हिंदी माना है। श्री मोतीलाल मेनारिया ने जैन कवि धनपाल का समय 1081 माना है। उन्होंने उन्हें अपने पुरानी राजस्थानी का कवि भी माना है। और छठी जो रचना है वो है विद्यापति की कीर्तिलता। विद्यापति की कीर्तिलता का हिंदी साहित्य में 2 कारणों से महत्व है। एक तो भाषा परिवर्तन की दृष्टि से और दूसरा साहित्यिक प्रवृत्तियों की दृष्टि से। विद्वानों ने इस पुस्तक का निर्माण काल 1380 संवत 1437 के आसपास माना है। ऐतिहासिक काव्य कीर्तिलता विशेष रूप से कवि का आश्रयदाता राजा कीर्ति सिंह का गुणगान है और यह अपूर्व ऐतिहासिक काव्य पृथ्वीराज रासो से वह अपने ऐतिहासिक महत्व के कारण से भिन्न हो जाता है। कीर्तिलता चरित्र काव्य और कहानी के रूप में चर्चा की है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि ऐसा जान पड़ता है कि कीर्तिलता बहुत कुछ उसी शैली में लिखी गई थी जिस प्रकार चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो को लिखा था। ये भृंग और भृंगी के संवाद के रूप में है। इसमें संस्कृत और प्राकृत के छंदों का प्रयोग है। संस्कृत और प्राकृत के छंद रासो से बहुत आए हैं। रासो की भांति कीर्तिलता में भी गाथा छंद का व्यवहार किया गया है और इसमें राजाओं की कथाओं का वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है। अगला ग्रंथ है परमार्थ रासो। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे चंद्र बरदाई के पृथ्वीराज रासो की तरह अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ माना है। परमार्थ रासो एक वीर काव्य है। कालिंदर के राजा परमाल के यहाँ जगनिक नाम के भाट रहा करते थे। उन्होंने महोबा के 2 प्रसिद्ध वीरों आला और उद्दल के वीरतापूर्ण कृतित्व का वीर गीतों के रूप में समायोजन किया है। ये काव्य बहुत लोकप्रिय हुआ, किंतु आज जगनिक के मूल काव्य का पता नहीं चलता। जगनिक के मूल काव्य के आधार पर बनाए गए गीत आज भी हिंदी भाषी प्रांतों में और गाँवों में सुनाई पड़ते हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि साहित्यिक रूप में न रहने पर भी जनता के कंठ में जगनिक के संगीत का वीरत्वपूर्ण प्रतिध्वनि अनेक बल खाती हुई अब भी चली आ रही है। इस दीर्घकालीन यात्रा में उसका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है। देश और काल के अनुसार भाषा में परिवर्तन नहीं हुआ है, फिर भी इसका परिवर्तन होता आया है। और अगला जो रचना जो इस काल के अंदर महत्वपूर्ण है वह है कुशललाभ द्वारा कुशललाभ कृत ढोला मारू राजस्थानी साहित्य का आदि ग्रंथ माना जाता है। इन दोनों में वीर दशाओं की अनुभूति का मार्मिक चित्रण मिलता है। अपनी दर्द भरी वीर की अनुभूतियों के कारण से ये राजपूताने का बड़ा लोकप्रिय काव्य बन गया है। राजपूताने में इस लोकप्रिय काव्य के कई रूप प्रचलित है। विद्वानों के अनुसार इनका सबसे पुराना रूप 11वीं शताब्दी के आसपास रहा होगा। इसका प्रकाशन 1934 में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने किया। संपादक राजस्थानी साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान श्री राम सिंह, डॉक्टर सूर्यकरण पारिक और नरोत्तम स्वामी ढोला मारू के संपादकों में इस काव्य की परीक्षा करके आदिकालीन काव्य रूपों में दृष्टिपात किया है। हिंदी भाषा के आदिकाल की दृष्टि से पढ़ने वाले प्रभावों से पता चलता है कि हिंदी के वर्तमान स्वरूप के निर्माण की पूर्व गाथा और दोहा साहित्य के उत्तर भारत में प्राय सभी भाषाओं में प्रचार होता था। उस समय हिंदी और राजस्थानी का रूप भेद नहीं हो रहा था जितना आजकल है। यदि ये कहा जाए कि वे एक ही थी तो अत्युक्ति नहीं होगी। उदाहरणों के द्वारा ये कथन प्रमाणित किया जा सकता है। और 9वां ग्रंथ है चंद्र बरदाई का पृथ्वीराज रासो। रासो की रचयिता चंद्र का परिचय मिश्र बंधुओं ने अपने हिंदी नवरत्न में इस प्रकार दिया है कि महाकवि चंद्र बरदाई वास्तव में हिंदी के प्रथम कवि हैं। इनके पहले भी भुआल, बुस्सी आदि कवि हो गए थे, परंतु नाम सुनने के अतिरिक्त उनकी रचना इनको पढ़ने और